2019 का पेपर। ठीक है जी, I've started the recording and I'm going to share my screen with you as always, and we're going to start the class. I think someone else just entered. अरीना खालिद। ठीक है जी, इनको भी मैं अटेंडी बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरीना। And let's move on with the paper. ठीक है जी, I just wish this was 35 plus students because 35 students दे रहे हैं AS October, लेकिन something is better than nothing. Let's start with the paper that we had already begun. उसका एक क्वेश्चन बाकी था। 2019 summer और वेरिएंट था हमारा 22. I think it's somewhere below. Can you see my screen, guys? Yeah. Yes, sir. Oh, thank you. Okay. So that is bothersome जब बच्चे कहते हैं कि नजर नहीं आ रहा and then nothing is in my control. Right, G. So I'm going to make it larger. We've already done section A. We've done majority of section B. Just have a look at question 3. No, ये तो हमने कर लिया था. ठहरो. This is May, June. No, not this one. Not this one. October, November 19. It should be right at the bottom. G. October, November 19. इसका एक question हमारा बाकी था. And I'm going to finish that inshallah in the first half of the class and move to section A of 2018 March. जी बेटे, ये क्वेश्चन था नंबर 3 जिसको हमने भी टच नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट पार्ट आई एम सो कॉन्फिडेंट, इतनी बार करवा चुका हूँ कि आप में से मेजॉरिटी को ये बहुत अच्छा आता होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3A, प्लीज पढ़ें एक बार क्वेश्चन को। मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा जरूर, लेकिन सर ये आपने करवा दिया था, इसका ओवरव्यू आपने दिया था हमें। दे दिया था। So anybody who feels like needs some reiteration on this question, explain how knowledge of price elasticity of demand for a good can help businesses to assess the impact of price changes upon their total revenue. Anyone who needs a little bit of briefing on this before I move to part B? Sir, मुझे Good, Abdullah. I like your attitude because इस तरह सबकी हेल्प हो जाती है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रखता हुआ जितना कर सकूंगा उतना करूंगा, और बाकी आप क्वेश्चन माइंड में रखिएगा और इसको इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करेंगे। रूज मुस्तफा हैज जस्ट जॉइंड अस। ऑलराइट जी, सो लेट्स मूव ऑन टू जी, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द नॉलेज ऑफ पीडी। अब्दुल्ला, आप मुझे बताओ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के कितने मार्क्स होते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन में? सर 2 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स। तो इसमें आप क्या करोगे, किस चीज को डिफाइन करोगे, फॉर्मूला दोगे, क्या करोगे? सर पीडी का डिफाइन करके उसका फॉर्मूला दे देंगे। शाबाश, कर दो दोनों काम। मुझे बता दो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला। डेफिनेशन नहीं याद तो फॉर्मूला से कुछ नहीं। सर पीडी इज द रिस्पांस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ना क्वांटिटी डिमांडेड ओवर प्राइस और इनकम, बाकी वेरिएबल्स हमेशा नीचे आएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा ऊपर जाएंगे मेरा बेटा। ठीक है, तो ये प्लीज बात याद रखिए। ठीक है, सो मैं लिख भी देता हूँ परसेंटेज चेंज, चेंज का साइन जरा टेढ़ा सा बन गया, इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज, डेल्टा का साइन होता है प्राइस। लेकिन आप पूरा लिखिएगा वर्ड्स में, कितना टाइम आपको एएस में होता है आराम से। जी 2 मार्क्स तो हमने, प्लीज डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला। बच्चे ना इलास्टिक इन इलास्टिक लिखना शुरू हो जाते हैं बट दे फॉरगेट द फॉर्मूला एंड द मार्क इज ऑन द फॉर्मूला एंड डेफिनेशन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट डज इट मेजर, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू मेजर, सिंपल। नेक्स्ट जी, वो पूछ रहे हैं हमसे कि हाउ कैन अ बिजनेस, अगर डिमांड फॉर अ गुड, एक गुड सॉरी पीडी ऑफ अ गुड, अगर बिजनेस को पता है तो बिजनेस को कैसे अपना रेवेन्यू असेस करने में मदद मिलती है। रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अगर हम डिमांड सप्लाई कर्व पे देखें, ये एरिया अगर 10 प्राइस थी और 100 यूनिट्स थे तो ये सारा एरिया रेवेन्यू है, यही कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो रेवेन्यू के बारे में क्या कर सकता है, बाय नोइंग पीडी वो रेवेन्यू के बारे में क्या कर सकता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले इसमें ये नहीं उसने कहा कि कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। इफ डिमांड इज इलास्टिक, नाउ यहाँ पे वो कॉमन मिस्टेक आती है जिसका मैं रेफरेंस देने वाला था।
बच्चे इलास्टिसिटी को यहाँ बता देंगे। फिर ये किसकी आवाज बार बार आ रही है, जैसे इज लीविंग और ज्वाइनिंग द मीटिंग। से दो चैट्स आई हुई हैं, लेट मी जस्ट सी। अच्छा हाँ, ये मुआज और नीलम आए थे जिनको मैंने एडमिट किया। राइट जी, I'll very quickly admit you guys and make you attendees. Fortunately, because of unpleasant incident in the past, can't take the risk of you guys being presenters, although you could kids. Right जी, so let's move on. If demand is elastic and assessment की अब बात है, and अगर होता ना कैसे रेवेन्यू बढ़ाता है तो हम कहेंगे प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस द प्राइस, and producer reduces the price. अब ये मेन की पार्ट है जहां पे आपको स्कोर मिलेगा। क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन या परसेंटेज, जो वर्ड यूज करें। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए परसेंटेज का साइन बना दूंगा। परसेंटेज विल इंक्रीज बाय अ ग्रेटर परसेंटेज कंपेयर्ड टू फॉल इन प्राइस। ठीक हो गया। His revenue will, मुझे बताएं अब्दुल्ला क्या होगा? His revenue will rise और fall। इलास्टिक डिमांड थी, उसने प्राइस कम की, उसके रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, प्राइस सर थोड़ी राइज। राइज। ये जी, लेकिन वो कह रहे हैं असेस करना है, तो हम साथ में फिर बताएंगे। बट इफ ही इंक्रीजेस प्राइस, रेवेन्यू विल फॉल। और फिर उसको एक्सप्लेन कर दोगे, मैं डॉट्स में कर देता हूँ कि जी greater percentage increase will price, a greater percentage fall in quantity demanded will result compared to smaller rise in price. उसका रेवेन्यू गिर जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ ग्राफ बना देते हैं और क्वालिटी ऐड कर देते हैं, दैट इज अप टू देम। फिर जी इन इलास्टिक में भी इसी तरह करना है। पहले बता दें कि अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज वाइज कम गिरती है, उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो प्राइस कम करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो परसेंटेज वाइज कम बढ़ने की वजह से उसका रेवेन्यू गिर जाता है। तो ये समझ आ रहा है या यू वांट मी टू राइट इट डाउन? नहीं सर, समझ आ गया। राइट। अब हमारे बेटे 6 मार्क्स पूरे हो चुके हैं, एप्लीकेशन के 4 पूरे हो चुके हैं, सॉरी, और एक करना है जी यूनिटरी। वो कहता है कि तीसरी इलास्टिसिटी भी बच्चा बताए। अगर यूनिटरी इलास्टिसिटी थी इक्वल टू 1, तो एनी प्राइस चेंज विल रिजल्ट इन, अब्दुल्ला कंप्लीट करें मेरा सेंटेंस, जितने परसेंट प्राइस चेंज करोगे विल रिजल्ट इन, यूनिटरी डिमांड है सर उतना ही वो हाँ, हो जाएगा। equal proportionate change in quantity demanded, so revenue will not change, तो उसको प्राइस चेंज नहीं करनी चाहिए। Abdullah, did you get it from this sketch that what is the answer, how to get all the 8 marks? यस सर, यस Those सर। submitted this question to me, कुछ बच्चों ने किया है और बड़ा अच्छा किया है, मतलब 7, 6 आराम से आ रहे थे, एक का 8 भी आया था। So keep it up, keep doing it. Especially impressed with नीलम, उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। रूपा वाज ऑलवेज गुड, बट नीलम हैज रिसेंटली शोन सम रियल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो कीप इट अप बेटे। जितने क्वेश्चन करोगे पॉटलक सेम क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट आसान, सब आसान है। राइट जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू second part, B part. Since the demand for a demerit good, such as cigarettes, is price inelastic, a tax on the product is a waste of time. What is needed is better awareness amongst consumers of the negative effects of smoking cigarettes. Discuss this. ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो आपको एक पैराडाइम दे रहा है कि सिगरेट्स वगैरह की हमने कंजम्पशन कम करनी है तो उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाए, लेकिन वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो कह रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड इनइलास्टिक है, बहुत फर्क कम पड़ेगा डिमांड पे प्राइस बढ़ने से। तो क्या हमें अवेयरनेस कैंपेन नहीं करनी चाहिए अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स? एनालिसिस के 8 मार्क्स हम डिवाइड करेंगे अप टू 4,
फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके फायदे अबाउट कंट्रोलिंग सिगरेट्स, और फिर उसके नुकसान, इनइलास्टिक डिमांड है और नुकसान थोड़े से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स। मैं भी करवाऊंगा ये, जस्ट गिविंग यू अ स्केच। फिर उसके बाद बेटे व्हाट इज नीडेड इज बेटर अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। इस केस में हम 4 मार्क्स के लिए बताएंगे कि जी अवेयरनेस कैंपेन से क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड गिरेगी सिगरेट्स की, क्योंकि लोगों का जो इंफॉर्मेशन फेलियर था about not knowing how harmful this good is, वो दूर होगा तो उसके रिजल्ट में डिमांड गिरेगी। फिर उसके नेगेटिव्स कि उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में जाके उसका फायदा होएगा। इवैल्यूएशन में क्या बताएंगे जी, इट्स नॉट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ डिमांड गिरेगी टैक्सेस लगाने से, और वही रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर दे बेटर अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर, तो उसमें लॉन्ग टर्म में, ये नज थ्योरी कहलाती है, आपने A2 में पढ़नी है, उससे इंफॉर्मेशन फेलियर भी दूर होगा, तो हम एक ही तीर से 2 शिकार करेंगे। Are you all getting the sketch of this question before I put it down in writing? Guys, बताएं if you feel like that you've understood it, मुझे बताएं। सर एक बार दोबारा जरा रिटेट कर दें। नहीं, मैं तो पूरा क्वेश्चन करवाने लगा हूं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया। देखो बेटे, 12 मार्क के क्वेश्चन में हमारे पास क्या मार्क स्कीम है, सिंपली के जी 8 मार्क्स एनालिसिस के हैं और 4 जो हैं वो इवैल्यूएशन। 8 जो एनालिसिस के हैं जुनेद, उसको हम 4 में तोड़ेंगे, अप टू 4 फॉर व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उससे कैसे कंजम्पशन कम होगी और उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स, कि उसके नुकसान क्या क्या है, जनरल भी और इस केस के लिए भी। फिर अप टू 4 अवेयरनेस कैंपेन, स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके या टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट अगर अवेयरनेस कैंपेन करती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल, डब्बियों पे लिखा होता है, पिक्चर्स लगाते हैं, तो उसके भी हमें बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस समझ आ गया अब जुनेद, ठीक है। और फिर 4 मार्क्स इवैल्यूएशन में हम कहेंगे जी इनडायरेक्ट टैक्स वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, उसकी जो स्टेटमेंट थी कि वेस्ट ऑफ टाइम है, नो, इट विल रिड्यूस सम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड सिगरेट्स बिकॉज प्राइस बढ़ी है। हाँ, इन इलास्टिक है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता अगर गवर्नमेंट वही रेवेन्यू लेके टैक्सेस का उसी से अवेयरनेस कैंपेन कर लेती तो डबल एज सोर्ड बन जाएगा। एक वैसे टैक्स लगने से कंजम्पशन कम हुई थी, सप्लाई कम हुई थी, डिमांड थोड़ी सी क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व कम हुई थी, साथ में हमने अवेयरनेस कैंपेन भी कर ली, उससे इंफॉर्मेशन फेलियर दूर हो गया। तो अब ये डिटेल में करा दूं या यू गाइस थिंक यू कैन मेक इट एज अ होमवर्क, मुझे ये पूछना था आप लोगों से। बट आई वुड लाइक कि आप सारे सबमिट करो, अगर सबमिट करने का नहीं है तो मैं खुद ही करवा देता हूं, मुझे बताएं। सर ये सॉल्व करवा दे, वो होमवर्क पे होगा। ओके मेरा बेटा, ठीक है। आई थिंक यू डिड ट्राई दिस क्वेश्चन। सर ये ए पार्ट का आंसर भी शो कर दे, मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। बेटे वीडियो में भी आ जाएगा, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, खैर ले लो, ये लो, ये तुम समझ लेना, मुझे मेरी सारी जो मैंने अलजेब्रा किया है उसके अंदर। सर ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं इसलिए लेता हूँ। ले ले बेटे, शाबाश, गुड बॉय। हो गया जुनेद? जी सर, डन। आई थिंक यू टेक अ ब्राइडल शूट हियर, बड़े सुकून से लेते हो तस्वीर, वरना स्क्रीनशॉट लेने में तो सेकंड लगता है, तुम ना ब्राइडल शूट की तरह पहले एंगल सेट करते हो। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी, और इसको बड़ी तसल्ली से अब कर लेते हैं, सिंस किड्स लाइक तलाल आर आल्सो सेइंग कि नहीं जी इसको अच्छी तरह करवाएं, तो यस लेट्स डू दैट। कंट्रोल सी, लेट्स मूव ऑन टू द नोटपैड। थोड़ा सा ये स्लो है नोटपैड, क्योंकि मैंने बहुत काम कर दिया, आई हैव टू डिलीट एक्स्ट्रा वर्क, इसलिए थोड़ा सा स्लो खुलता है ये। राइट जी, सो कीप द स्केच इन माइंड कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स एक टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले 4 मार्क्स के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के फायदे और नुकसान इसके केस में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट जी बेटे, हम आगे हैं, ये यहाँ पे मैं इसकी बल्कि एक सेपरेशन देता हूँ, ये मेरी ओ लेवल क्लास थी कल रात, लेट मी जस्ट क्विकली गिव अ
I'm back now. Can you see my screen? जी बच्चों, can you hear me? Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So मैं एक separation डाल रहा हूँ मेरा जो ऊपर O level का काम हुआ था उससे, ताकि हमें किसी किस्म की confusion ना आए कि आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So here we are. This is a little separator. Let's move on to this question. Let me paste it and let's go through the question once again. That what is it asking and what is the requirement of answering it. Right जी 20 जी ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन. इसको सामने रखते हुए हम सॉल्व करेंगे. Since the demand for a demerit goods such as cigarettes is price inelastic, a tax on the product is a waste of time. उसने एक assertion देती है. What is needed is better awareness campaign. फिर उसने अपना एक व्यू देती है amongst consumers of negative effects of smoking cigarettes. दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो कौन सा बेहतर है वो ये पूछ रहा है. डिस्कस दिस व्यू, और क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं. तो जी एनालिसिस का हम करेंगे मेरा बेटा. पहले एनालिसिस में हम ऑलवेज वी लुक एट 8 मार्क्स एनालिसिस. ये हमने 8 मार्क करने हैं और इसमें पहले करेंगे जी अप टू 4 और indirect taxes and their effect on consumption of cigarettes. ठीक है, ये पहला पार्ट हमने करना है, consumption of cigarettes, right? तो cigarettes की स्पेलिंग भी गलत हो गया, right? Let's start जी. अब इसको तसल्ली से करते हैं. An indirect tax, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं. It's always good to introduce the term that we're saying. An indirect will is imposed या levied कर लेते हैं, बेहतर वर्ड है, is levied on spending on goods and services. लोग जब खरीदते हैं तो पे करते हैं, प्रोड्यूसर्स जब बनाते हैं तो पे करते हैं. On spending on goods and सर्विस. हमने इसका एक इनिशियल स्टार्ट दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई का फैक्टर है, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए. डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स वगैरह डिमांड के फैक्टर है. इनडायरेक्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमेशा सप्लाई के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बड़ा चोली दामन का साथ है. दे वेरी क्लोजली कनेक्टेड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई रिड्यूसेस. सप्लाई कम होती है, लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, causing price to rise. तो just imagine that diagram. मैं भी बना भी देता हूँ. Price to, again required नहीं है but good है अगर बना दो. Causing price to rise. This will curb यानी रोकेगी, कम करेगी consumption of cigarettes to some extent. ठीक है ना, कुछ हद तक तो कम करेगी ना. Extent as price will rise. ठीक है. Less smokers will be able to afford buying cigarettes. They might switch to cheaper brands. जो भी है कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ पे I somehow feel like that we should draw the graph. ताकि एक तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी. मुझे काफ़ी दिन हो गए ड्राफ्ट आपको करवाए हुए, और ये बहुत कॉमन है. इनडायरेक्ट टैक्सेस के और सब्सिडीज के बहुत कॉमन वो पूछता है सेक्शन ए में भी. प्राइस, क्वांटिटी, सिंपलेस्ट ग्राफ्स होते थे A1 में, आपको याद है. D0, S0, इक्विलिब्रियम. इसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे कोई असर नहीं दिखाना. प्राइस, क्वांटिटी, सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे S1 पे शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम ऊपर बना, प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी कम हो गई. तो यस, कुछ हद तक तो क्वांटिटी कम हुई है ना. इसको जरा इनइलास्टिक बनाना चाहिए था मुझे, मैंने नॉर्मल बना दिया,
बट हमने इनडायरेक्ट टैक्स का ग्राफ बना दें तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं जी, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जी इनडायरेक्ट टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, कुछ हद तक कंजम्पशन कब हो जाएगी। However, demerit goods are addictive. Hence, demand is inelastic. Okay? And the effect on consumption will be less, low. ठीक है, ये हो गया जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स की। गवर्नमेंट will have some revenue to spend on consumer welfare। ठीक है जी, एक फायदा बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अब एक दो नुकसान कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ही बहुत है, आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव समझते हैं ना, उस दिन क्वेश्चन भी किया था। गरीब पे ज्यादा हैवी बर्डन पड़ता है, उसकी ज्यादा इनकम का प्रोपोर्शन लेते हैं, अमीर का थोड़ा, इन नेचर, एंड विल वर्सन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक हो गया जी। तो हमने एक उसकी इनडायरेक्ट टैक्स की ओवरऑल असेसमेंट छोटी सी उसको दे दी कि आपने कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाएं सिगरेट्स पे तो बेकार काम है। नहीं जी, इससे कॉस्ट बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कम होती है। जस्ट रिमेंबर टू मेक द डिमांड कर्व लिटिल inelastic. However, demerit goods are addictive, hence demand is inelastic and the effect on consumption will be less. Government will have some revenue to spend on consumer welfare, एक फायदा और बता दिया। But indirect taxes are regressive in nature and will worsen the distribution of income. 4 मार्क्स एनालिसिस के डन। अब हम जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, अप टू 4। सर जी बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वर्सन कैसे होगी? ये तो डीमेरिट गुड पे टैक्स नहीं है मतलब। नहीं, डीमेरिट पे हो, किसी पे भी हो मेरा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस सेम रेट पे अप्लाई किए जाते हैं। जब एक गरीब आदमी सिगरेट की डब्बी लेने जाएगा और उसको 50 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, उसकी दिहाड़ी का 1/6 है। अमीर आदमी को 50 रुपए पॉकेट चेंज है, तो अमीर आदमी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गरीब पे हैवी इफेक्ट पड़ेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगी। जैसे हमने उस दिन रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का क्वेश्चन किया था डिटेल में। समझ आ गया बेटे? सर अब हम जा रहे हैं जी डीमेरिट गुड्स पे इफेक्ट अवेयरनेस कैंपेन का। अब हम बात करते हैं डीमेरिट गुड्स को, यहां डिफाइन करेंगे। डीमेरिट गुड्स आर हार्मफुल फॉर कंज्यूमर्स, he underestimates, अगर ये टर्म लिख दो तो वो बहुत पसंद करेगा, underestimates their private cost। प्राइवेट कॉस्ट मीन जो बंदे को खुद हार्म हो रहा होता है उसका, वरना आप हार्मफुल इफेक्ट कर देना। their private cost या हार्म आप लिख देना, जो दिल करता है। ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, कंज्यूमर को फुली पता नहीं होता कि ये कितनी बुरी हैं। यस, आइडिया है, तस्वीरें लगी हुई हैं, सारा कुछ है, लेकिन एहसास नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, हेंस दे आर ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज फ्री मार्केट को तो जहां प्रॉफिट नजर आ रहा हो वो प्रॉफिट के लिए बनाए जाएंगे। तो समझ आ गया, डीमेरिट गुड्स का हमने थोड़ा सा जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, डीमेरिट गुड का यहां पे इंट्रोडक्शन दिया। तो एन अवेयरनेस कैंपेन regarding its harmful properties या effects, ठीक है, will reduce information failure and demand for cigarettes might fall। अब यहाँ
यहाँ पे इसकी हम दूसरी साइड लेते हैं, अवेयरनेस campaigns can be costly and government will face the cost of other more important या other uses कर लेते हैं बस, more important तो ये भी है, other uses ठीक है। Moreover, the effect of, अब ये टर्म अगर याद कर लो, of such positive nudges, nudge क्या होता है, किसी को थोड़ा सा एल्बो से एहसास दिलाना, क्या आगे चलो लेट हो रहे हैं। सच पॉजिटिव नजेस, ये टर्म है इकोनॉमिक्स की, नज थ्योरी बड़ी पसंद है A2 वाले एग्जामिनर्स को। इफेक्ट ऑफ सच पॉजिटिव नजेस मे बी इन लॉन्ग रन, तो इमीडिएटली फायदा नहीं आएगा। कई स्मोकर तो इग्नोर, ठीक है, उनके सामने आप कहते रहो, डॉक्टर्स आके समझाते रहे, वो सिगरेट लगा लेंगे उसी वक्त। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ अवेयरनेस कैंपेन विल गो। अब हम इवैल्यूएशन पे जा रहे हैं और हम खत्म कर रहे हैं बात को। स्टेटमेंट, द क्वेश्चन, उसने कहा था ये व्यू डिस्कस करो, इन द क्वेश्चन इज इनएक्यूरेट। क्यों? टोटल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, एज indirect taxes are not a total waste of time. They do raise price and quantity demanded falls to certain extent. मैंने quantity demanded का वर्ड क्यों बोला है? प्राइस चेंज से डिमांड नहीं चेंज होती, सप्लाई शिफ्ट हुई थी, प्राइस चेंज हुई थी, डिमांड के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इफेक्ट आएगा ऑन द कर्व, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू ए सर्टेन एक्सटेंट। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन्स टारगेट रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज क्या था? इंफॉर्मेशन फेलियर। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम and removes information failure, but can be costly and effects are in long run। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके लॉन्ग रन में आएंगे। तो आखिर में हमें कंक्लूजन देते हैं, a solution can be to spend revenue from taxes on awareness campaigns, campaigns as it will work in twofold। ठीक है जी, एक तो टैक्स का रेवेन्यू आ गया, उसको आपने स्पेंड कर दिया अवेयरनेस कैंपेन पे। दो तरीकों से आपने एक ही तीर से दो शिकार कर लिए। सो एवरीबडी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन एंड इट्स ओवरऑल मेथोडोलॉजी? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जी। क्या इनडायरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए? कभी कहते हैं मैक्सिमम प्राइसेस लगानी चाहिए, और कभी कहते हैं कि साथ में अवेयरनेस कैंपेन हमेशा साथ में जोड़ते हैं। तो अगर इसमें भी आप बनाना चाहें तो अवेयरनेस कैंपेन के बाद आपका डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। कोई क्वेश्चन जी मेरे बच्चे? सर 12 मार्क्स के क्वेश्चन में वो नॉलेज के मार्क्स नहीं होते ना? नहीं बेटे, पहले होते थे 2 नॉलेज के, लेकिन अभी भी अगर गौर करो तो उन्होंने कह दिया कि एनालिसिस है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डीमेरिट गुड्स की डेफिनेशन देगा बच्चा, इंफॉर्मेशन फेलियर की बात करेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट एंड प्राइस पे इफेक्ट बताएगा, तो नॉलेज के मार्क्स हैं इन अ वे। तो आई ऑलवेज
विल प्रेफर कि अगर आप स्टार्ट करें विद अ डेफिनेशन, जैसे बच्चा पीडी पे स्टार्ट कर रहा है, बच्चे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला देते हैं, जरूरत नहीं होती, मार्क्स भी नहीं होते, बट इट डज लीव अ गुड इंप्रेशन, ऐसे की एक जान बढ़ जाती है। ठीक है जुनेद, यू वांट टू टेक पिक्चर्स मेरा बेटा, और ले लिए? जी सर, शूट कर लिया मैंने। शूट कर लिया आपने, मुबारक हो जी, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। राइट जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पेपर। आई एम थिंकिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्लीज इस क्वेश्चन को ना बड़ा अच्छा तैयार कीजिएगा। वी माइट नॉट गेट अ रिपीट क्वेश्चन लाइक दिस इन द नेक्स्ट फ्यू पेपर्स, शायद आ भी जाए, मैं इतनी डिटेल में नहीं करवा सकूंगा, सो प्लीज इसको बहुत अच्छा कीजिएगा। आज की वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, कल मैंने एक स्पेशल क्लास पढ़ाई थी आपके एक बच्चे को, वो वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, तो यू विल हैव more and more bank available. Keep watching on YouTube channel. Let's move on ji. This is done. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? So I'm going straight to the next paper, और वो है जी February March 18. I'm hoping I have it somewhere on my desktop. I have to search a little bit. O level. नेट पे जाने में ज़रा टाइम लगेगा, तो आई वांटेड टू डू इट राइट अवे। 16 आ गया, ASL 18 ये आ गया जी, राइट जी। तो February March 18, अगर इसमें नहीं है February March का नज़र आ रहा मुझे, तो मैं जल्दी से समर का ही जा रहा हूँ जी, अपना ही वेरिएंट मई जून का 22, राइट। तो हमारे पास कोई 20 मिनट है, सॉरी 15 मिनट है, हम आराम से सेक्शन ए कर लेंगे। Again, I usually skip the section A. The economy's prospects improve. Total expenditure in Thailand के बारे में कुछ बताया हुआ है। Thailand economy shows improved health. ठीक है जी, tourism industry grows. अब बेटे ये पेपर आपकी लास्ट से लास्ट बैच ने दिया था, और बड़े ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे। एक बच्चे की वर्ल्ड डिस्टिंक्शन भी आई थी इसी पेपर में, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, और एज की तो लाइन लगी हुई थी एज में ना, मतलब कि आई वाज शॉक टू सी कितना बड़ा बैच, 50 के करीब बच्चे थे, और आई थिंक पता नहीं कितने एज थे, सी से नीचे तो बच्चा कोई था ही नहीं। तो आई एम अ बिट वरीड अबाउट माय करंट बैच, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सम ऑफ यू आर रियली गुड बट सम ऑफ यू आर सो डिसइंटरेस्टेड। पहला जी, कैलकुलेट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इन थाईलैंड इन 2014। एग्रीगेट डिमांड जो बच्चे अभी तक नहीं जानते, 4 हिस्से हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो हम लोग कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन के जो पैसे लगा रहे होते हैं। I फॉर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय फर्म्स। G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडीज पे। X माइनस M, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, यानी हमारे करंट अकाउंट के पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला हिस्सा। अब जी इसमें चारों दिए हुए हैं, मुझे जल्दी से एग्रीगेट डिमांड थाईलैंड की कैलकुलेट करके दें। कंजम्पशन ये हो गया, कैपिटल गुड्स मींस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग X, और माइनस करोगे इंपोर्ट्स। दैट इज ऑल यू नीड टू डू फॉर 1 मार्क। एनीबडी हु हैज अ कैलकुलेटर हैंडी, जल्दी से कर दो बेटे, या मैं मेंटली भी कर देता हूँ, 1 मिनट। इज इट 434? सर ये हम पेपर कर नहीं चुके? हैव वी? सर मुझे याद पड़ रहा, आपने इसके नीचे वाला एक क्वेश्चन था कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस में आएगी, तो वो कैपिटल को किस तरह करके था। Oh yes, I think we have done it. ठीक है, आपने ये बताया था कैपिटल गुड्स का, मुझे एकदम बताया से था इन्वेस्टमेंट। लगा, I'll be honest with you, मुझे एकदम से खुद भी लगा था कि yes, this question has been kind of done. ठीक है, let's go back and let's see another paper. Good, so we've done better than I was thinking. अगर इसमें मार्च है या विंटर्स है तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। विंटर्स आ गई है जी। विंटर्स पेपर नॉर्मली थोड़े से टफ होते हैं relatively. Not trying to scare you, it's just the fact. सर आप 2020 वाला पेपर कब करवाएंगे? बेटे मैं डाउनलोड कर लिए हुए हैं, अभी भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नेट पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपको करवाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट में आपको मैं 20 करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, समर 22 इसमें है ही नहीं, 22 क्यों नहीं, ऑलराइट, चलिए कोई और वेरिएंट कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेट्स गो टू मई जून 21, ठीक है, नो वरीज, हमारा ही सिलेबस है, बस हमारे जोन में नहीं आता, और कोई मसला नहीं है। तो जल्दी से बेटे इसको करते हैं,
इसका तो मुझे कंफर्म है कि आप में से जिसने खुद किया वो और बात है, लेकिन अदरवाइज मैंने क्लास में एक पेपर नहीं करवाया। तो लेट्स सी जी, दैट इज द रीजन देयर इज नो डेटा रिस्पॉन्स। उन्होंने काट दिए थे कि अपनी अपनी जोन के मिलेंगे, क्योंकि डेटा रिस्पॉन्सेज आपको नहीं देंगे। इसका भी वही है। चले मैं आपको जुबानी करवाने की कोशिश करता हूँ जो कर सकते हैं इसमें से। यूज टेबल 1.1 टू हेल्प यू आंसर पार्ट 1, 2, 3। 1.1 टेबल हमारे पास है। पहला पार्ट जी, अब ये था क्या जी, कि न्यूजीलैंड जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स कुछ उसने बनाए हुए, एक ट्रेड जोन बनी हुई है, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जी विद विच टीपीपी मेंबर, ये ट्रेड पार्टनरशिप जो कंट्रीज हैं, did New Zealand have the largest deficit on its trade in goods in year 15? Explain your answer. ये 15 का डेटा है आपके सामने, कई कंट्रीज उन्होंने दे दिए हैं। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का बैलेंस निकालते जाओ, ठीक है। एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया, इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो आपको इसमें नजर आएगा चाइना। चाइना को नहीं बल्कि शायद मलेशिया था, हाँ मलेशिया। 982 हमने सिर्फ एक्सपोर्ट्स की हैं मिलियंस में, और 1877 हमने इंपोर्ट्स की हैं, तो ये तकरीबन आपका 895 से डेफिसिट था सबसे ज्यादा इनके साथ। चाइना के साथ भी मैं देख लेता हूँ, चाइना के साथ कोई, हाँ कोई 1100 बन रहा है, तो शायद चाइना के साथ ज्यादा था। तो आई एम नॉट 100% श्योर कि कैलकुलेशन इस वक्त ठीक है कि नहीं, बट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट डेफिसिट। जो एक्सपोर्ट्स हमने की हैं उसमें से इंपोर्ट माइनस करें, अगर प्लस फिगर है तो हमारा सरप्लस है। जैसे मुझे बताएं यूएस के साथ हमारा क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट है? सिर्फ फिगर्स देख के मुझे बता दें, अंदाजा लगा के। डोंट गिव मी द फिगर्स। डेफिसिट है। जापान के साथ भी हमारा डेफिसिट है, फॉलो कर रहे हो? लेकिन ऑल अदर कंट्रीज को जब मिलाते हो और ऑस्ट्रेलिया को मिलाते हो तो फिर हमारा सरप्लस है। हमने एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया ये की हैं 8500 की, और इंपोर्ट सिर्फ 6200 की। तो हमने लार्जेस्ट डेफिसिट ढूंढना था। आई थिंक होपफुली ऑल ऑफ यू विल गेट इट राइट, 2 मार्क्स के लिए। जन जी, न्यूजीलैंड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स प्लस its services balance was estimated at 2400 million for the year ended 2015. Calculate New Zealand's service balance. इसके लिए डेटा जरूरत नहीं है। देखें वो क्या कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स प्लस सर्विसेज, पहले दो हिस्से जो हैं वो 2400 मिलियन से जो है हमारे पास, मतलब सर्विस आ रहा है, was estimated New Zealand dollar 2400 मिलियन, हाँ सरप्लस ही है। कैलकुलेट द न्यूजीलैंड सर्विसेज बैलेंस, ये शायद कुछ डेटा चाहिए होगा, मुझे देखने दो। There's nothing up there. अच्छा जी, न्यूजीलैंड अच्छा ये ट्रेड इन गुड्स है मेरे बेटा, ये ट्रेड इन गुड्स है। सर इसको हम 2400 में से माइनस नहीं करेंगे? अभी देखते हैं। ये ट्रेड इन गुड्स है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मुझे दो उनका ट्रेड इन सर्विसेज बैलेंस, ठीक है। ये ट्रेड इन गुड्स बैलेंसेस हैं, ठीक है। सर्विसेज बैलेंस हमने कैलकुलेट करना है। ट्रेड इन गुड्स बैलेंस हमारा कितना बन रहा है जी एट द एंड ऑफ द डे? 48,396 माइनस 48,825, ये कोई बच्चा करेगा? 48,396 माइनस 48,825, क्या आंसर आ रहा है? -429। ओके गुड, ये हो गया जी -429 हमारा ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस, ठीक है राइट। लेकिन वो कह रहा है कि जब सर्विसेज साथ मिलाते हो तो ये 2400 सरप्लस हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जमा कर देंगे 429। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये डेफिसिट भी कवर कर जाती है सर्विसेज की ट्रेड, और फिर 2400 सरप्लस आ रहा है तो ये ऐड कर देंगे 2829 हमारा बैलेंस है। किसी को ना समझ आया हो तो ये थोड़ा ट्रिकी था, मुझे भी टाइम लगा, मुझे बताइएगा किसी को समझ ना आया हो। ट्रेडिंग बैलेंस माइनस में है 429, लेकिन जब सर्विसेज मिलाते हैं तो वो प्लस होके 2400 पे चला जाता है, तो बस इसको ऐड कर दो। 2890
कितना मंदी 28 29 आंसर आ गया। अब इसमें से जब 2400 निकालोगे तो 429 ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट रहेगी और 28 29 सर्विसेज का बैलेंस जो है वो सरप्लस है। समझ सर आ ये गया? समझ नहीं आया, एक दफा जरा फिर से बता दें ओवरव्यू से स्टार्ट से। तो उसने क्या कहा है, आपके पास ये दो खाने हैं, ये है सर्विसेज का और ये गुड्स का। गुड्स का बैलेंस जो है जी -429 है। इधर क्या होगा कि टोटल बैलेंस प्लस 2400 हो जाए। फॉलो कर रहे हो? तो ऑफ कोर्स इसमें इस फिगर को ऐड कर देंगे, 429 प्लस 2800, 2829 आंसर क्या आएगा जब माइनस करोगे 2400। Did you get it guys? चलिए मैं आपको छोटे फिगर देता हूँ। फैजान मुझे बताओ, आपकी सर एक इक्वेशन लिखवा के समझा दो। इक्वेशन तो इसकी कोई नहीं हो सकती, लेकिन चले मैं बताता हूँ आपको। 2400 इज इक्वल टू हाँ x प्लस ठीक है ठीक है ठीक है। आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस है वो है 2400 मिलियन सरप्लस। ठीक है, बराबर ये कितने होना चाहिए, गुड्स बैलेंस जो हमारे पता लग गया -429 है, ठीक है, प्लस सर्विसेज बैलेंस जो हमारा x है, ठीक है। अब जब इसको इधर लाओगे तो 2400 को प्लस करना पड़ेगा 429 में, 2829 आंसर आ जाएगा। गॉट इट नाउ? सर्विसेज बैलेंस निकालने के लिए हमें गुड्स माइनस इधर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगी, सर्विसेज बैलेंस आपका निकल आएगा। किसी को कंफ्यूजन अभी भी? प्लीज से इट। दलाल समझ आया आपको? मुझे सर ऑलरेडी आ चुका था। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट यू दानिश, फैजान? जी सर आ गया। ओके जी, जी सर, आ जलाल भी चलें, गुड इनफ। जुनेद? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, नंबर 3 आप लोग आंसर करें जी। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज उसने बता दी, हम ये कई बार अब कर चुके हैं। What two other items are needed to calculate न्यूजीलैंड करंट अकाउंट बैलेंस? करंट अकाउंट बैलेंस में 4 हिस्से हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, बाकी दो के नाम मुझे आपसे चाहिए। कौन कौन से बैलेंस और आ रहे होते हैं? कम ऑन गाइस, हमने 2 पेपर्स में किया है इसको अभी। सर प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। यस, प्राइमरी इनकम्स बैलेंस प्लस सेकेंडरी इनकम्स बैलेंस। अभी आपको प्लीज याद हो जाना चाहिए, करंट अकाउंट के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस, दूसरा हिस्सा ट्रेड इन सर्विसेज का बैलेंस, फिर प्राइमरी इनकम्स का बैलेंस और फिर सेकेंडरी इनकम्स का बैलेंस। याद करा दूं, प्राइमरी इनकम्स क्या है? अर्नड इनकम्स, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। सेकेंडरी इनकम्स अनअर्नड इनकम्स, गिफ्ट्स ऑफ चैरिटी, कैश, स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन ओवरसीज एम्बेसीज, वो भी अंदर बाहर जो मुल्क के जा रहे हैं उनका बैलेंस होता है, मिल के बनता है करंट अकाउंट बैलेंस। नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर? आइंदा आया तो सब बोलेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। मुझे बता दें, एक बच्चा अब्दुल्ला तैयब मुझे बताओ, हमें ट्रेड इन गुड्स बताई हुई है और वो कह रहा है बाकी 3 हिस्से कौन कौन से हैं करंट अकाउंट के, तो क्या नाम लेंगे आप? सर प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी और साथ वो ट्रेड इन गुड्स। गुड्स तो उसने बता दिया था। ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज, थैंक यू। अच्छा जी, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, मैं कंपैरेटिव एडवांटेज का काम करवाना चाह रहा था लेकिन डेटा नहीं है। चलिए ये कर लेते हैं। एक्सप्लेन द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑन द इनकम्स ऑफ कैनेडाज फार्मर्स। प्रोटेक्शन क्या है जी? यूज ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स, कोटाज, एक्सचेंज कंट्रोल लिमिट्स, और एक्सपोर्ट्स के लिए वीईआरस यानी वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स या एक्सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह। तो डेफिनेटली कैनेडियन गवर्नमेंट फार्मर्स को कुछ सब्सिडीज दे रही होगी एक्सपोर्ट के लिए, और इंपोर्ट्स पे कोई कंट्रोल लगाए हुए होंगे, टैरिफ वगैरह। तो बताइए जी, जब ये हट जाएंगे फार्मर्स की इनकम पे क्या असर आएगा? एनीबडी? I know you don't have the data,
बट ब्लाइंडली आंसर करो। सिर्फ प्रोटेक्शन के मैं फायदे, यहाँ पे नुकसान की बात हो रही है कि प्रोटेक्शन हटाने के क्या नुकसान होते हैं। प्लीज गो अहेड गाइस, हम इस पे काम कर चुके हैं, इसकी रिवीजन भी हमने की थी। एनीबॉडी? कैनेडियन फार्मर्स को अगर कोई गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे दी थी, अब वो हटा दी, तो उनकी एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, उनकी इनकम्स पे क्या असर पड़ेगा? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। यस, एक्सपोर्ट्स वो की प्राइस टैरिफ्स घटने की वजह से वो हम्म। मोर कंपटीशन आएगा इंटरनेशनल, जिसकी वजह से उनकी इनकम्स फर्दर ग्रोइंग। ये बेहतर है। देखो, सब्सिडी एक एक से बात करते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज removed will increase cost of production for Canadian farmers, and their exports will become expensive and lose international competitiveness. Demand for exports will fall, and hence will be the revenue and income of Canadian farmers. Plus, if the government was protecting them from imports of other countries, vegetables, cheese, whatever, farmers जो हैं इसमें dairy भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, crops वाले भी, उस केस में there'll be more competition from international market, cheaper, placement of foreign goods, which will again reduce their demand. ठीक है? The effect on their income will depend on how competitive they are without protection and how quickly can they reduce their costs. Clear हो गया मेरा बेटा? अब इन सर क्वेश्चन उनकी इनकम्स अगर इन शॉर्ट टर्म गिरेंगी नहीं जब उनका सब्सिडी जब उनको गवर्नमेंट ने दे दी है तो? यही बोला कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज हटी, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, प्राइस बढ़ी, एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम, इनकम कम, साथ में इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स हटे, टैरिफ कोटास हटे, तो बहुत सारी सब्जियां, चीज, मिल्क वगैरह बाहर से आना शुरू हो गया, विच मे बी चीपर और बेहतर क्वालिटी, या कैनेडियंस उनके मुकाबले में नहीं कर सकेंगे। इस डेटा में मुझे याद है क्या लिखा हुआ था, ये मैंने कहीं से लिया था कि इनका चीज बहुत अच्छा था लेकिन इनकी वेजिटेबल्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो वेजिटेबल फार्मर्स को नुकसान होगा, उनकी इनकम्स गिरेंगी, चीज फार्मर्स स्टिल कंपीट करके अपनी इनकम्स बढ़ा सकते हैं। फॉलो कर रहे हो? तो वो डेटा नहीं था हमारे पास, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्शन हटाने के नुकसान, ठीक है, वही है ना बेटे, सनसेट इंडस्ट्रीज, सनराइज इंडस्ट्रीज, डंपिंग, वो सारा कुछ हो सकता है आपके मुल्क में जब प्रोटेक्शन हटाई जाए। तो ये चीज को सिलेबस से लिंक करना सीखो प्लीज। वो नहीं चाह रहा कि आपको कैनेडियन फार्मर्स के बारे में पता हो, लेकिन वो तो ऊपर बता देगा जितनी रिक्वायरमेंट है। मेनली आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्शन रिमूव करने से क्या इफेक्ट आता है लोकल फर्म्स के ऊपर। डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है, इनकम्स गिरती हैं, बिजनेसेस श्रिंक होते हैं, बंद हो जाते हैं, राइट? सो यू गेट द पॉइंट नाउ। Okay ji, the class time is over and I haven't even said my prayer, so let's just end it right here. Please, सर एक क्वेश्चन है। जी 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 प्लीज। सर इसकी मार्किंग स्कीम में तो लिखा हुआ है कि 2 marks for the beneficial effects upon the Canadian farmers income। सर उनकी इनकम पे क्या मतलब अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है? जहाँ तक मुझे याद है इसका, चीज में ये बहुत कंपेटिटिव थे, चीज के मामले में इनकी इनकम नहीं गिरेगी। अलबत्ता वेजिटेबल्स और कुछ और चीजों में इतने कंपेटिटिव नहीं थे, मुझे केस स्टडी याद नहीं है, वहां पे इनको नुकसान होगा। गेट द पॉइंट? यस सर, ठीक है। Yeah. Alrighty, G, I'm gonna post this video as well. So keep watching these videos and